एग्जाम एसएससी का कुछ भी नहीं, बस आपका कॉन्फिडेंस है। जो बच्चा एसएससी का हर कोई कर रहा है, आपको वो चीज नहीं आती तो फिर क्या मतलब उस चीज का, अलग से पढ़ने का क्या मतलब। आप पहले एक्चुअली में जो एग्जाम में जो आ सकती है, जिसका 90% प्रोबेबिलिटी है, उसको पढ़ो, 10% को बाद में पढ़ो। यूट्यूब में इतना कंटेंट है, यदि कोई व्यक्ति यूट्यूब से पढ़ना चाहे तो भी एसएससी क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते उसको सही कंटेंट चुनने आता हो जाए, क्योंकि ग्रामर का उतना पार्ट नहीं है एसएससी में। मेन जो एसएससी में जो इंग्लिश का पार्ट है वो है वोकेबलरी का और रीडिंग कंप्रीहेंशन। यदि आप ऐसे करते हो ना आप 5-6 महीने तक, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद का जो आपका सेल्फ स्टडी वाला पीरियड आएगा ना, तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज। तो जो आप कह रहे हो ना कि जो सिलेबस इनका कंप्लीट नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं एक बार, उस चीज को उस समय पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वो एक बुक सफिशिएंट है आपके लिए। आप कोचिंग नहीं भी लोगे, थोड़ा बहुत यदि आप पढ़ लोगे खुद से, तो उससे काम हो जाएगा। जैसे कैसे पूरा स्ट्रेटजी बनाए कि रीजनिंग भी करना है उसको, और जीके जीएस भी करना है, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करना है, 4-5 सब्जेक्ट है, अब तो कंप्यूटर भी करना है उसको। तो कैसे पूरा एक स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए। जैसे उस समय के हिसाब से ये था कि मुझे पता चला कि मेरी छोटी छोटी जो गलतियां उनको सुधारना है। उन गलतियों को सुधारने के लिए मैंने क्या किया कि ऑनलाइन मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। जैसे कि मैं थोड़ा सा बताऊं तो 8 तक मैं प्रॉपर गांव में मतलब हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था। ग्रेजुएशन तक मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। टैक हो रही, जैसे कि जो हर एक बच्चा एसएससी का होता है, वो कहीं ना कहीं इतना कैपेबल तो अपने आप में होता है कि वो प्री या मेंस निकाल सकता है। एक लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि एस्पिरेंट जब तैयारी करता है, एसएससी सीजीएल का हो गया, फिर वनडे एग्जाम कोई भी तैयारी कर रहा है, तो मेन क्या चैलेंजेस वो फेस करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूं। मेंटर 365 गुरुकुल में 2 नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 27 सितंबर से। एक है फाउंडेशन बैच 2025 वाले बच्चों के लिए, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप आ सकते हो। दूसरा है सिलेक्शन बैच, अभी 2024 का प्रीलिम्स हो चुका होगा 27 तक, तो आप मेंस की तैयारी के लिए भी आ सकते हो। मेंस बैच बोल दो या फिर सिलेक्शन बैच, यहाँ पे मेंस वालों की भी तैयारी कराई जाएगी। तो कुछ सीटें बढ़ा दी हैं गुरुकुल में, बाकी सर आपको बताएंगे। सीजीएल 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपका अच्छा गया है, बेझिझक बिना सोचे आप मेंस के लिए आ जाइए। कम टाइम में बेहतरीन तैयारी आपकी कराएंगे। दूसरा, जो बच्चे 2025 के लिए परेशान हैं, क्या पढ़े, कहाँ से करे, टाइम मैनेजमेंट, घर का इशू, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मोस्ट वेलकम है 2025 के लिए। डेट याद कर लो क्योंकि उसके बाद एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, तो जिस भी बच्चे को आना है अपनी सीट बुक कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी फैक्ट्री। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम शुभम लोधी भाई से, जो एक्साइज इंस्पेक्टर है। पिछले 1.5 साल से वर्किंग है और अपनी जॉब कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे किस तरीके का एक्सपीरियंस है। बाकी इनकी जर्नी भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके की जर्नी रही जब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। इंदौर से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये इंटरव्यू होने वाला है। 2025 वालों के लिए बहुत सी बातें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, सब्जेक्ट वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा भी 2024 वालों का प्रीलिम्स हो गया होगा कुछ का, और कुछ का आने वाला है, उसमें भी डिस्कस करेंगे कि मेंस के लिए कैसे अब तैयार करना है। तो शुभम भाई बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद। एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए, बाकी तो मैंने बात कर ही ली है। बिल्कुल। जी, मेरा नाम शुभम लोधी है और मैं 2021 सीजीएल से एज अ सीजीएसटी इंस्पेक्टर भोपाल जोन में सेलेक्ट हुआ था। मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 328। इससे पहले मैंने 2020 में इनकम टैक्स इंदौर में ही पोस्टेड था एज अ टीए। और उस समय भी मतलब मुझे एक्साइज का मतलब था कि मतलब मेरी रैंकिंग थी 1600 समथिंग रैंक थी, तो मुझे मिल जाता। पर उस समय क्या हुआ कि आपको पता होगा कि कोविड के बाद से जनरली ये हो गया है कि लोग होम पोस्टिंग प्रेफर करते हैं। तो जितने लोग मेरे दोस्त बाहर हैं जो वर्क कर रहे हैं यहाँ वहाँ, उन्होंने बस मुझे यही सलाह दी कि आप होम पोस्टिंग लो तो बेटर है। तो फिर उस टाइम मैंने 4600 छोड़ करके 2400 गेट पे सेटल हो गया। फिर लकीली क्या हुआ कि मैंने जॉब जो है ज्वाइन नहीं की थी, उसके पहले ही मेरा मेंस हो गया था 2021 वाला भी। और पता चला कि 2021 का जो मेरा मेंस हुआ, उस मेंस में और पूरा पेपर होने के बाद मेरी मार्क्स बहुत अच्छे थे। तब तक मतलब मुझे डिसाइड नहीं था, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि होम स्टेट मिल जाएगा, इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। पर लकीली ये हुआ कि सब चीज़ें फेवर में हुई और फिर एट द एंड मैंने जून 2023 में सीजीएसटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। ओके, आपका ग्रेजुएशन में क्या करा और कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? ग्रेजुएशन में मैं जनरली बीएससी ही किया है। जनरली हम गाँव से आए हैं, छोटा सा गाँव है हमारा, तो पापा लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। लोगों का यही था, उन लोगों का मोटिव कि टीचर बन जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि उस समय गांव में ये स्ट्रेटजी होती है, लोगों को पता होता है कि टीचर एक अच्छी जॉब होती है, सुकून की जॉब होती है। तो घर वालों का भी यही सोचना था कि आगे जाके आप टीचर बन जाओ। पर मैंने थोड़ा अलग सोचा और फिर मेरे फादर ने मतलब मुझे हमेशा, मेरे भाई ने, सब लोगों ने सपोर्ट किया
कि यदि तू किसी चीज़ में अच्छा है तो थोड़ा सा हाई अप पे जा। जैसे कि मैं थोड़ा सा बताऊं तो 8th तक मैं प्रॉपर गांव में मतलब हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था। फिर घर वालों को लगा कि थोड़ा सा बच्चा होशियार है तो उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया। फिर मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया, क्योंकि गांव जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पन्ना डिस्ट्रिक्ट से, जो एमपी का एक मतलब ऐसा एरिया जहाँ रेलवे लाइन भी नहीं है, तो वहाँ स्कूल्स इंग्लिश मीडियम का कोई ऐसा नहीं था। तो पास में मैंने दीदी के यहाँ से अपनी पढ़ाई चालू करी। तो मेरा जो 9th और 10th है वो मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा पहली बार। उसमें मैं एमपी बोर्ड से पढ़ा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लिश में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला था। फिर जैसे तैसे मैंने 9th-10th मैनेज की, पर मेरे घर वालों को वहाँ भी सुकून नहीं मिला। उनको लगा कि 10th में इसके अच्छे परसेंटेज बने हैं, तो उन्होंने मेरा वहाँ से नाम हटवाया और सीबीएसई बोर्ड में मुझे ट्रांसफ़र करा दिया। तो फिर मेरी 11th-12th मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी। फिर उसके बाद जनरली सबका ये होता है कि इंजीनियरिंग जाते हैं, कि जो सीबीएसई बोर्ड से जनरली पढ़े लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि मतलब इंजीनियरिंग इज़ बेटर। तो मेरे सारे दोस्त जो हैं सब इंजीनियरिंग लाइन में हैं। अभी कोई टीसीएस में काम कर रहा है, कोई इन्फोसिस में काम कर रहा है। पर मेरे घर वालों से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब में है। हालांकि लकीली मेरे मतलब ज़्यादा पोस्ट पे हायर पे नहीं है, पर है गवर्नमेंट में। तो एक घर में कहीं ना कहीं वो माहौल था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। फिर मैंने बीएससी करी जबलपुर से। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुआ, मेरा ग्रेजुएशन तक मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मेरे दोस्त कुछ अच्छे बने। 2 दोस्त हैं मेरे जो मुझे कॉलेज से मिले हैं, एक अनमोल जैन और एक शिवम जायसवाल। शिवम जायसवाल अभी साथ ही मेरे साथ डिपार्टमेंट में ही है, यहाँ इंदौर में ही पोस्टेड है, और अनमोल जैन वो सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर है दिल्ली में। तो हम तीनों ने जर्नी स्टार्ट करी एसएससी की, और एसएससी की जर्नी स्टार्ट करी तो फिर हमको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि 2017 के बाद जब हमारा वो एग्जाम का कुछ गड़बड़ हो गई थी। हाँ, तो फिर उस टाइम कोर्ट केस कुछ चल रहा था। हाँ, उस कारण से एग्जाम डिले होते जा रहे थे बहुत ज्यादा। तो 18-19 फिर बीच में कोविड आ गया। तो जो 2020 का जो मेरा रिजल्ट आया फाइनल, वो 2023 में ज्वाइनिंग मिली थी मुझे, जो 2022 में मेरा एग्जाम हुआ था। तो वो उस डिले के कारण काफी नुकसान भी हुआ लोगों को, जो मुझे भी एक फेस करना पड़ेगा यदि फर्दर जा करके आगे। तो हम जनरली तीनों लोग आगे सेलेक्ट हुए, और हमारा ये अच्छा था कि जितने हम दोनों दोस्त थे, हम जो तीनों साथ में हुए, तो उसमें से तीनों की जर्नी थी सीजीएल में ही जाना था। पर उसमें से एक जो दोस्त था जो अनमोल है, उसका डिफेंस की तरफ मन भर गया, तो वो सीपीओ की तैयारी करी और वो एसआई बन गए सीआईएसएफ में। बाकी हम दोनों, मैं और शिवम जायसवाल जो हैं, वो अपने सीजीएसटी यहाँ पर आ गए। और एक कोइंसिडेंस की बात कह लीजिए या क्या कह लीजिए कि एक शिवम जायसवाल जो मेरा दोस्त है, तो उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों ने, हालांकि वो 2019 बैच से है और मैं 2021 बैच से हूँ, उसकी भी ज्वाइनिंग हुई है नवंबर 2022 में और मेरी 2023 में। हमारा डिपार्टमेंट सेम, जोन सेम, कमिश्नरेट सेम, उसके बाद हमारी पोस्टिंग भी सेम हुई पीथमपुर, उसके बाद हमारा ट्रांसफर भी साथ में हुआ इंदौर। तो एक मतलब कोइंसिडेंस हमारा दोनों का वो एक बैठा। ओके, अच्छा कि मैं बात करूं, जैसे जब तैयारी का आपने सोचा उस टाइम दिमाग में आया, तो जब आप सीरियस प्रॉपर हुए कि अब मुझे सीजीएल का तैयारी करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका? मतलब जैसे होता है ना कि कोचिंग लेना है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ना है या फिर रिसोर्सेज कहाँ से जुटाने हैं, तो पहला स्टेप क्या था आपका? मैंने पहले जैसे कि कोचिंग का स्टार्टिंग में ली, जब कॉलेज के समय पे हमने सोचा कि एक बार जानते हैं कि एसएससी क्या होता है, तो हमने कॉलेज के लास्ट में 2-3 महीने के लिए कोई भी ऐसे लोकल कोचिंग में जाकर के देखा कि एक्चुअल में एसएससी एग्जाम है क्या। तो हमने थोड़ा बहुत वहाँ से जाना, हमको वहाँ से ज़्यादा उतनी हेल्प नहीं मिली। पर उसके बाद हम देखें तो जैसे ही अपना 2018 चालू होता है, उसके बाद से मैंने थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाई, तैयारी चालू करी। 2018 का मैंने सीजीएल दिया तो मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद से मैं मेंस के उसमें भी गया, पर जनरली मैं लकीली ये हुआ कि मेरा मतलब अनफॉर्चुनेटली कह दीजिए कि मैं डीवी से बाहर हो गया। ओके। उसके बाद आरपीएफ एसआई की उस समय वैकेंसी आई थी। आरपीएफ एसआई में भी फाइनल स्टेज तक मैं नहीं पहुंच पाया। वो मेरा मतलब फिजिकल में मेरा पैर जो लिगामेंट ब्रेक हो गए थे, उस कारण से मेरा फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया। हालांकि मेरे रैंक में अच्छे मार्क्स थे। जब मैंने देखा कि जो फाइनल कट ऑफ गया है उससे मेरे ज़्यादा ही मार्क्स थे, तो यदि मेरा फिजिकल हो जाता तो मैं वहाँ सेलेक्ट हो जाता। फिर उसके बाद वहाँ भी नहीं हुआ। फिर मैंने 19 का दिया, तो 19 में पता चला कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो मैथ्स का, वो ईजी शिफ्ट में फंस गया, तो उस कारण से मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। फिर मेरा 2020 का हुआ। तो उस समय तक क्या था कि मुझे ये जर्नी में पता चला कि मेरी कहीं ना कहीं थोड़ा गलतियाँ हो रही हैं। तो मैंने जो प्रिपरेशन करी थी उसको मैंने सोचा कि अब मॉडिफाई करने का समय आ गया है, क्योंकि जो छोटा छोटा जो लैक हो रही है, जैसे कि जो हर एक बच्चा एसएससी का होता है, वो कहीं ना कहीं इतना कैपेबल तो अपने आप में होता है कि वो प्री या मेंस निकाल सकता है, लेकिन जो एक फाइनल स्टेज उस समय थी
क्योंकि उस समय सब समअप होता था। हाँ। अभी तो है कि कहीं कोई मेंस निकाल ले तो भी उसका काम हो जाता है, हम्म। पर उस समय क्या था कि शुरुआत से पूरा आपको एक अच्छा स्कोर मेंटेन करना होता है। तो उस समय के हिसाब से ये था कि मुझे पता चला कि मेरी छोटी छोटी जो गलतियां उनको सुधारना है। उन गलतियों को सुधारने के लिए मैंने क्या किया कि ऑनलाइन मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। अब आभास सैनी सर से जो मैंने मैथ्स का बैच लिया, तो वो मेरी लाइफ का मतलब ड्रास्टिक एक चेंज आया मतलब मैथ्स में। अब उससे पहले मैं बताऊं तो क्या हुआ था कि मुझे एज ए एडवांस मैथ्स जो था उस समय एसएससी में, तो बहुत ही टफ लगता था कि यार ये कैसे होगा, कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे हो गया। पर उस समय उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया था मेरे अंदर कि कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको टैकल कर लेंगे। तो मेरे को एक वो बहुत हेल्प मिली मैथ्स में वहाँ से। इंग्लिश के लिए तो जनरली वही जो बुक है नीतू सिंह मैम की उसको सब फॉलो करते हैं, मैंने भी उनको ही फॉलो किया। आज भी उसको चल रही है वही, वो तो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपका इंग्लिश का। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि वो एक बुक सफिशिएंट है आपके लिए। आप कोचिंग नहीं भी लोगे, थोड़ा बहुत यदि आप पढ़ लोगे खुद से तो उससे काम हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर का उतना पार्ट नहीं है एसएससी में। मेन जो एसएससी में जो इंग्लिश का पार्ट है वो है वोकेबलरी का और रीडिंग कम्प्रिहेंशन का। यदि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग है, जो भी प्रीवियस ईयर मेनली कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रीवियस ईयर ही पढ़ लो, उसमें मास्टरी है आपकी। साथ ही साथ यदि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है तो मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाती है। ओके, चलिए अभी ना आप जो नए बच्चे देख रहे हैं अपन को 2025 का सोच रहे हैं, मतलब 2024 में सोचा था तो बहुत लेट हो गए, उनकी तैयारी हुई नहीं, अब 25 का दिमाग में आ गया होगा क्योंकि अब 24 का तो खत्म होने वाला है प्रीलिम्स। तो एक रोड मैप समझ लेते हैं। जैसे उस टाइम तो आपको इतना अवेयरनेस नहीं थी और सोशल मीडिया भी नहीं था, ऑनलाइन कोचिंग भी इतनी अवेलेबल नहीं थी। अभी जैसे अगर आप तैयारी करते हैं आज से और 2025 की तैयारी आप कर रहे हो तो कैसे एक रोड मैप बनाते पूरा एक साल का, कि शुरुआत से एक फ्रेश स्टूडेंट आया है, उसका ग्रेजुएशन हो गया है या फिर ग्रेजुएशन चल रहा है, जब तक एग्जाम होगा तो हो जाएगा, तो एलिजिबल होगा, तो आज से अगर तैयारी शुरू करे वो, तो क्या शुरुआती 4-5 स्टेप होने चाहिए उसके, कैसे वो मतलब एक प्रॉपर तैयारी कर सकता है? ये आपने मतलब बहुत अच्छी बात पूछी। इसके लिए तो मैं जो मेरे मतलब घर में जो भांजे हैं, जो मेरे भाई के बेटे बेटियां हैं, मैं उनको भी सेम चीज ही गाइड करता हूँ जो मैं बाकी सबको भी गाइड करूंगा। उसमें कोई मैं ऐसी पार्शियलिटी नहीं रखूंगा कि मैं घर वालों को कुछ और बता रहा हूँ, बाहर वालों को कुछ और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यदि मैं अभी तैयारी चालू करता तो अभी के रोड मैप से क्या करता मैं कि जैसे कोई ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो यूट्यूब में इतना कंटेंट है कि यदि कोई व्यक्ति यूट्यूब से पढ़ना चाहे तो भी एसएससी क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते उसको सही कंटेंट चुनने आता हो। क्योंकि है बहुत सारा कंटेंट, आपको सिलेक्टिव रखना है। तो मैं तो जनरली उनको यही सलाह देता हूं कि आप पहले मैथ्स को देखो। मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस अभी से आपने कोई लेक्चर देखा चालू कर दो, नहीं। आप मतलब आपका फाइनल ईयर है, अभी आप फाइनल ईयर के बाद एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए, अभी तो आप एलिजिबल भी नहीं हो, तो उस ड्यूरेशन में आप ये कर सकते हो कि आप मैथ्स और इंग्लिश इन सबको ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब आप किसी भी पर्टिकुलर ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन जो किसको सुटेबल होता है वो तो वही करता है, तो यदि आप वहां पर जाओ तो आपको चीजें न्यू ना लगें, ताकि आपको 2 या 3 बार कोचिंग ना करनी पड़े, एक बार की कोचिंग में ही काम हो जाए। क्योंकि अभी ऑफलाइन कोचिंग्स का बहुत ही मतलब चल रहा है, थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो ऑनलाइन में लोग सस्ता करते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं उस चीज को। तो उस बेस पे यदि आप कोई ऑफलाइन जाना चाहता है तो वो पहले से इस चीज़ की प्रिपेयरनेस कर ले कि आपको एक्चुअली पता हो कि मैथ्स में क्या आता है, एसएससी में इंग्लिश में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है और जीएस में क्या आता है। सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके समझ ले। उसके बाद आप कोचिंग के लिए एक स्टार्टिंग करो आप। और जनरली अब तो ये है कि उस समय तो मुझे ऑफलाइन का पता था कि ऑफलाइन होता है। यदि मुझे 2018-19 में पता चलता था कि मतलब ऑनलाइन भी इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो हो सकता है कि 2019 में ही मैं सिलेक्ट हो जाता, पर थोड़ा सा लेट हुआ, पर कोई बात नहीं, इसका तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। पर ये है कि अब यदि कोई करता तो मैं ये करता कि मैंने सारा देख लिया, सिलेबस एनालाइज कर लिया, अब मैं देखता कि कौन सा किसी एक टीचर पर रिलाई करता, उसका ऑनलाइन बैच ले लेता और उसी को फॉलो करता। सेम इंग्लिश में या तो आप ऑनलाइन ले लो या फिर आप बुक से पढ़ लो। रीजनिंग के लिए यूट्यूब में सारा कंटेंट अवेलेबल है। जीएस के लिए आपको लूसेंट याद करनी है क्योंकि स्टैटिक हो गया है। आप तो बस पैटर्न समझो 1-2 साल का कि 1-2 साल में एसएससी ने क्या पूछे, क्योंकि एसएससी जीएस का पैटर्न चेंज करता रहता है, फिक्स्ड नहीं है। तो आपको उस चीज़ पे जा करके वो आपको समझना पड़ता। तो एक तो मैं वही करता कि एक स्ट्रेटजी 1 साल की ये बनाता कि मुझे 6 महीने में जो कोचिंग होगी मेरी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने थोड़ा तो देख रखा है पहले ही, ग्रेजुएशन के आखिरी में 6 महीने देख रखा है, उसके बाद जो मैंने जो 6 महीने बताए हैं कोचिंग में, एक वो करता। और ये सब करने के बाद जो सबसे मेन चीज होती है, अहम कड़ी होती है, वो होती है सेल्फ स्टडी। यदि आपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दिया है, टीचर
बहुत अच्छे अच्छे हैं, सब कोई अच्छा पढ़ाता है, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रूरत होता है कि आपने उनसे क्या सीखा और फिर आपने अपने आप को कितना निखारा उस चीज़, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके। तो मैं वही करता कि 6 महीने कोचिंग करता और फिर अगले 6 महीने अपने आप को उस प्रिपेयर्डनेस में लगाता और फिर उसमें अपनी तैयारी जारी करता। ओके। मैं क्या पिछले 2-3 साल से एस्पिरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और अभी हमारा गुरुकुल भी चल रहा है, मेंटर 360 गुरुकुल के नाम से। तो वहाँ भी बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं। तो बहुत पुराने जो बच्चे आ रहे हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक मेन है कि उनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा हाँ रहा। हाँ वही। मतलब आपको क्या लगता है, आपने ऑब्जर्व करा हो कि ऐसी क्या मतलब वो गलतियां कर रहे होते हैं कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा उनका, 2 महीने 3 महीने तैयारी करते हैं, फिर से वो शुरू से करते हैं, पूरा मतलब एक हौच पौच मची है। बिल्कुल। तो पहले कैसे पूरा मतलब प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कैसे पूरा स्ट्रेटजी बनाए कि रीजनिंग भी करना है उसको, और जीके जीएस भी करना है, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करना है, 4-5 सब्जेक्ट है, अब तो कंप्यूटर भी करना है उसको। तो कैसे पूरा एक स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए, जैसे एक दिन का ही लेके चल लेते हैं कि एक दिन आज 24 घंटे में पढ़ाई करनी है उसको, तो चारों सब्जेक्ट पढ़े या फिर पहले 2 महीने 2 सब्जेक्ट खत्म कर ले, कैसे प्रॉपर सिलेबस कैसे कंप्लीट करे वो? मेरा तो मानना इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपन ने ये देखे कि मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों पैरेलल चलती हैं। किसी व्यक्ति की जनरली देखते हैं कि मैथ्स अच्छी है तो उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं उससे कवर हो जाती है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है। रीजनिंग आपको खुद से ही डेवलप करनी है। तो रीजनिंग यदि हो सके तो यूट्यूब में कोई देख ले, किसी चैनल से एक बार देख ले, उसके बाद क्या करे कि एक हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक के 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है ना वो पर डे। मैं नहीं कह रहा कि आप एक साथ कर लो, हर दिन आप 1 घंटे भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करो तो वो इनफ है रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। आपको प्रैक्टिस से जब आपका माइंड में मतलब ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी कि मुझे कैसे क्या पैटर्न रखना है, कैसे क्या एनालॉजी सामने वाले ने सेट करी, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो 1 घंटे 1.25 घंटे भी रीजनिंग के लिए बहुत है एक दिन में। अब मैथ्स और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या है कि वोकेबलरी का पार्ट थोड़ा सा एक वो है कि मतलब याद करने वाला होता है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी आधी वोकेबलरी तैयार होती है, हिंदी मीडियम वाले होते हैं हिंदी में वर्डों की नहीं तैयार होती है। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन में फोकस नहीं करना चाहिए। शुरुआत में आप ये कर सकते हो कि इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी को फोकस पर रख सकते हो, और उसमें जो अपने जो 5 चीज़ हैं, एक तो आपका आइडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए। तो इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि मुझे एक दिन में ये याद करने हैं। पर कैच यहाँ पर आता है कि जो बंदा इसको याद कर रहा है उसको इस चीज़ का ना मतलब बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। हम जब तक उसको बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम आसपास के सराउंडिंग्स में नहीं रहते जहाँ पर रोज इंग्लिश बोली जाती है। हमने एक वोकेबलरी याद करी, आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो वो भूल जाओगे। तो मेन फोकस जो है आपको वोकेबलरी को बार बार रिवाइज करते रहना है, तो आपकी वहां से वोकेबलरी तैयार होगी आपकी। उसके बाद आती है ग्रामर। ग्रामर तो है कि आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लोगे तो भी बहुत है। तो आप यदि इंग्लिश को यदि दिन में 2 से 2.5 घंटे भी तो बहुत है। मेन पोर्शन आता है मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ईजी होने के बाद भी हम एग्जाम में उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमारी प्रैक्टिस की कमी होती है। तो यदि कोई स्टार्टिंग का एस्पिरेंट है, वो उसको देख रहा है, तो पहले तो वो बैच को पढ़े। बैच को पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, जैसे आभास सैनी सर का एक थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि वो क्या करते हैं कि जो आपको लाइव पढ़ाते हैं ना, उसमें वो आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। एक पीडीएफ जो प्लेन होती है, एक पीडीएफ जिसमें वो सारे जो उन्होंने क्लास में सॉल्यूशन कराए हैं वही एग्जैक्ट हूबहू वही होती हैं चीज़ें। तो आपको कहीं ना कहीं वो याद आता रहता है कि यार ये हमने ऐसा पढ़ा था। तो आपने एक बार मैथ्स देख ली, अब सपोज आपने दिन में 2 घंटे का लेक्चर देख लिया मैथ्स का, तो मेरा मानना है कि हो सके तो आप उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ उस चीज़ को, ताकि आपके माइंड में बार बार चीज़ें रहें। यदि आप ऐसे करते हो ना आप 5-6 महीने तक, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद का जो आपका सेल्फ स्टडी वाला पीरियड आएगा ना, तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ को। तो जो आप कह रहे हो ना कि जो सिलेबस इनका कंप्लीट नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं एक बार, उस चीज़ को उस समय पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो क्या रहता है कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम हो जाता है कि हम पढ़ तो सब लेते हैं पर हमको स्टार्टिंग का कुछ भी याद नहीं था, तो फिर हम वही फिर परेशान होने लगते हैं कि हमने पढ़ लिया पर हमको कुछ आता वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। बस यदि आपने कुछ पढ़ा उसको वापस मतलब आपको आगे चल के उसको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि मैथ्स एक रिवीजन का ही खेल है। यदि आपने मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करी है आपको मैथ्स उतने अच्छे से आएगी। और सब सिलेबस करते जा रहे हो तो शॉर्ट करते जाओ उसको, अपना एक नोट्स बनाते जाओ। बिल्कुल है ना। तो और जीएस में तो पता है, जीएस में आपको याद करने वाला ही सीन और फिर करंट अफेयर्स है। तो आप यदि दिन में 2 घंटे यदि आप इंग्लिश को दे रहे हो, 1 घंटे रीजनिंग को दे रहे हो, तो 3 घंटे ही हो गया आपका। यदि 3-3.5 घंटे आप मैथ्स को दे रहे हो,
तो आपका 6-6.5 घंटे ये हो गया और 1-2 घंटे आप दे देते हो, तो मतलब 8 से 10 घंटे एक इनफ स्टडी हो जाती है एक दिन में। उससे ज़्यादा भी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पर उस 8 से 10 घंटे आपको ईमानदारी से पढ़ना है, ये एक शर्त है। ओके, जैसे वोकेबलरी की आपने बात करी, तो वोकेबलरी पार्ट के लिए जैसे बहुत सारे टॉपर से बात करता हूँ, बहुत सारे टीचर रिकमेंड करते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट सोर्स बता रहा है। कोई कहता है ब्लैक बुक कर लो, इनफ है इतना। कोई कहता है पहले 10 साल के प्रीवियस ईयर के सारे वोकेब कर लो। कोई कहता है न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, उनमें से वोकेब निकालो। कोई कहता है नोवेल पढ़ो, उनमें से वोकेब निकालो। तो आपको क्या लगता है कि वोकेब कंप्लीट करने के लिए एसएससी सीजीएल के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं और कितना वोकेब इनफ होगा? वोकैब के लिए देखो सिंपल सा सोर्स है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में जो लोग, मतलब आप कह रहे हो ना कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर निपटा लो। क्या हुआ था कि जब एसएससी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो एक कोई आईआईटी का बंदा था, ऑनलाइन मेंटर्स करके उसकी पीडीएफ आती थी। उसका जो 1997 से 2017 तक का समअप है ना, वो सारी वोकेबलरी ही ब्लैक बुक में है, और उसके बाद का जो प्रीवियस ईयर आया है वो उसमें है। तो प्रीवियस ईयर वोकेबलरी जो मेनली आपको सारी मिलेगी वो ब्लैक बुक में मिल जाएगी। ओके, तो यदि उसको ही बार बार पढ़ रहा है ना, तो वो इनफ है मतलब वोकेबलरी के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब आपको लग गया कि आपको 5-6 बार आपने वोकेबलरी पढ़ ली, आपको जब मोक दे रहे हो, मोक में आपसे कोई वोकेब छूट नहीं रही हो, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि कुछ भी आ जाए मैं कर लूंगा, तब आपको न्यूज़पेपर की वोकेबलरी पढ़नी, नहीं तो कोई मतलब नहीं, तब नहीं पढ़ना। क्योंकि आपका यदि कॉन्फिडेंस तब तक डेवलप नहीं है, आपको पुरानी वाली ही नहीं आती जो बच्चा एसएससी का हर कोई कर रहा है, आपको वो चीज नहीं आती, तो फिर क्या मतलब उस चीज का, अलग से पढ़ने का क्या मतलब। आप पहले एक्चुअली में जो एग्जाम में जो आ सकती है, जिसका 90% प्रोबेबिलिटी है, उसको पढ़ो, 10% को बाद में पढ़ो। एक फ्रेशर बच्चे को सिर्फ एक किताब उठानी है, ब्लैक बस। बुक, वो जब तक खत्म हो जाए तब तक इधर उधर नहीं कुछ भी नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है हमको। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। क्योंकि जब आपको एक बार वोकेबलरी प्रीवियस ईयर आपको हो जाएगी ना तैयार, क्योंकि मैंने भी द हिंदू पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा तब है जब मुझे पूरी प्रीवियस ईयर वोकेब याद हो गई थी लगभग कि भाई मेरे को याद हो गई है कि हाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, वोकेबलरी का कुछ भी आता मैं कर लेता हूँ। तब मैंने द हिंदू स्टार्ट किया था पढ़ना, कि द हिंदू में, और द हिंदू भी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल नई वोकेबलरी ही मिलेगी, नहीं, द हिंदू में भी वोकेब रिपीट होने चालू हो जाती है। आप यदि इसको लिखना भी चालू करोगे ना, तो कुछ दिन तक आप भर दोगे पेज, उसके बाद वही वोकेब रिपीट होना चालू हो जाती है। तो द हिंदू में भी कोई नए वर्ड नहीं आते, वो भी सब रिपीट होना ही चालू हो जाते हैं। अच्छा, अभी इसमें क्या है, बच्चे तैयारी शुरू तो कर देते हैं, जैसे आपके टाइम पे क्या वो आपको 4 से 5 साल लग गए थे, बिल्कुल, है ना? तो अभी जो तैयारी करते हो, अभी पेशेंस बहुत कम है बच्चों में, बिल्कुल। है ना? कोई इतना कंटेंट, अभी जैसे हम भी शूट कर रहे हैं वीडियो, ये आएगा अभी, और बहुत सारे टीचर्स हैं वो शूट कर रहे हैं, टॉप ऑफ स्टॉक, बहुत सारे टीचर अलग अलग स्ट्रेटजी बता रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत, मतलब एक फास्ट दुनिया हो गई एकदम से, कि बहुत निकलता जा रहा है, एग्जाम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो उनका पेशेंस लेवल है ना बहुत कम हो गया है। तो वो पेशेंस लेवल कम हो गया तो वो क्या पूरा रिसोर्सेज को बहुत शॉर्ट कर देते हैं, है ना? और इधर से कुछ पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, लाइब्रेरी में किसी फ्रेंड ने बोले कि ये टीचर है तो तुरंत छोड़ के दूसरा टीचर पकड़ लिया, है ना? वो सब कैसे आपने मैनेज करा कि 4-5 साल लग रहे हो, मोटिवेशन लेवल आपका कैसे आपने बनाए रखा, है ना? तो उससे कैसे बच्चा बचे? जैसे गुरुकुल में हम क्या करते हैं, फोन नहीं देते उसको, अगर फोन दे दिया तो फोन में तो वही देखेगा चीजें, तो हम फोन नहीं देते, सिर्फ उसको ऑफलाइन रिसोर्सेज उसके अवेलेबल करा देते हैं, और उसको फोन मतलब लाइब्रेरी मिलता है सिर्फ क्लास करने के लिए। एक तो सॉल्यूशन हम अपने गुरुकुल में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा घर पे तैयारी कर रहा है, फिर लाइब्रेरी जाके अपना प्रॉपर माहौल बना रखा है उसने, तो इन चीजों से कैसे बचे हो? मतलब एक तो पहले ये है कि आपका गोल सेट होना चाहिए। यदि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो मैं ये मानता हूँ कि यदि बच्चा है जिसको मतलब प्रॉपर वो एक एस्पिरेंट अपने आप को मानता है कि मुझे ये चीज़ करनी है एनी हाउ, तो उसको ये चीज़ फिर उतना मैटर नहीं करती है। मतलब डिस्ट्रैक्शन उसको ऑटोमेटिक धीरे धीरे दूर होता ही जाएगा। जैसे जैसे वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चालू कर देगा, तो जो उसको बाकी डिस्ट्रैक्शन है उसमें उसका खुद भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक चीज़ सोच रहा है कि मुझे एक जॉब चाहिए, एक सिक्योर जॉब चाहिए, उसके लिए मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, मेरे घर वालों का मुझ पर क्या भरोसा है, मेरे घर वाले क्या सोचते हैं, वो अभी किस कंडीशन में, कुछ के अच्छे होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो मुझे उनको एक आगे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाना है। तो इन सब के लिए ना एक आपको मतलब माइंड पहले ही मेकअप कर लेना चाहिए। स्टार्टिंग में आप तैयारी करते हो कि नहीं, मुझे यदि एक टाइम मिला है तो एक टाइम ड्यूरेशन में मैं तैयारी कर लूँगा, और वो हो भी जाती है। जैसे मेरे टाइम में 2 कोविड के वो आ गए थे 2 साल, तो मेरा वो 2 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम नहीं हुए। पर मैंने घर में रह के भी तैयारी करी हुई है, घर में तैयारी की हुई है, क्योंकि घर में रहने की तैयारी के तो और फायदे हैं। घर में तैयारी में क्या रहता है कि यदि किसी के यहाँ पर उसको कोई सेपरेट रूम मिल जाता है, या उसको कोई और काम नहीं है घर में, तो घर इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको खाना भी सही मिल रहा है, हेल्दी खाना मिल रहा है, आपके लोग भी पास में हैं, आपको कुछ यदि कुछ होता है, बीमार भी होते हो तो आपके केयर करने वाले लोग हैं। तो घर में यदि कोई बच्चा पढ़ पाता है तो उससे बेस्ट तो उसके लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है।
अब लोग कुछ ऐसे लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है कि जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग पढ़ने तो आते हैं पर वो मतलब अपना 100% नहीं देते हैं वहाँ पर। तो वो एक 100% जो लैक की कमी है ना, वो ये होता है कि उनका अभी भी मतलब क्लियर नहीं है गोल कि उनको एक्चुअली में करना क्या है। क्योंकि जिस दिन वो ये सोच लेंगे कि उनको यही चीज़ करनी है तो फिर उनको खुद मतलब अपने आप से ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। जब तक आप खुद से ईमानदारी नहीं दिखाओगे तब तक ये चीज़ें आप कितना भी कर लो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी। सही। ओके, जैसे नए बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं बहुत सारे, तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट आप मोटिवेशन के लिए या फिर आपको खुद भी अच्छा लगता है तो बहुत सारे मतलब कार के सामने खड़े होके और उस पर भारत सरकार का वो लगा है बिल्कुल। पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो ऐसे गाड़ी वगैरह आपको दी जाती है, क्या क्या आपको मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट से, गाड़ी और बंगला, ये सारी चीज़ें? देखिए जनरली जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो रहता है तो वो ये है कि सब लोग ये सोचते हैं कि कार मिलती होगी, पर्सनल घर मिलता है। घर में जनरली आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर्स आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। आप लोगों को लगता है कि वो लोग पुराने ज़माने की सोच में अभी भी जी रहे हैं कि सरकारी क्वार्टर्स बहुत बुरे होते हैं। हाँ। पर अब जितना मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, जो हमारी जो एजेंसीज जो देखती हैं, CPWD जो मैनेज करता है गवर्नमेंट क्वार्टर्स को, तो वो आके देखें कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स कितने अच्छे हो गए हैं। बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज़ रीडीली अवेलेबल है। कुछ भी यदि खराबी होती है तो आप डिपार्टमेंट में बता सकते हो कि ये खराबी है, वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है वो कि आपको मतलब गवर्नमेंट की है। और आपका जो कह रहे हैं वो व्हीकल वाला, व्हीकल में क्या है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोग मुझे भी जब मैं गाँव जाता हूँ तो बोलते हैं आपको पर्सनल व्हीकल मिली होगी, हमारे यहाँ तो पुलिस में व्हीकल होती है। देखो व्हीकल किसी को नहीं मिलती, व्हीकल एक ऑफिस की व्हीकल होती है। ऑफिस की व्हीकल है, ऑफिस की आपको ऑफिस का कोई भी काम है, आपके लिए ऑफिस की व्हीकल खड़ी है, आप उसको लेके जा सकते हो, आपको कोई नहीं मना करेगा। क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए ही व्हीकल यूज दी जाती है, ओके। ऐसे पर्सनल पर्पस के लिए नहीं दी जाती है। ओके, आपकी फैमिली के लिए क्या क्या गवर्नमेंट मतलब सपोर्ट मिलता है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी होगी और भी चीज़ें, आपकी फैमिली के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अच्छा फायदा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम करके CGHS कार्ड बनता है। तो उसमें यदि आप पर कोई डिपेंडेंट है, यदि आपके फादर, मदर, सिस्टर कोई भी आप पर डिपेंडेंट है, तो उनकी जो मेडिकल केयर का जो खर्चा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। ओके। तो मेडिकल में एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि एक सरकार जो है हमको एक स्कीम दे रही है, उसमें से एक पर्टिकुलर सैलरी में थोड़ा सा अमाउंट कटता है। जैसे इंश्योरेंस आप बाहर से लेते हो ना, वही इंश्योरेंस गवर्नमेंट भी देती है आपको ओके। कि आप बाहर से लेकर हमसे लो। गवर्नमेंट उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है और बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है हम लोगों के लिए जी। अच्छा, इसमें जैसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना है कि कहीं से आपने बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना करवा लिया, उसका अमाउंट ये पे करेंगे, ऐसा होता है? नहीं, क्या होता है कि जैसे CGHS के क्या है, कुछ रेट्स डिफाइन है और कुछ हॉस्पिटल से हमारा टाई अप होता है, मतलब पैनल से उनका CGHS का होता होगा। तो उसमें क्या रहता है कि जनरली जिस चीज़ का आप इससे कोई बीमार हो, आपका कुछ दिक्कत आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि या CGHS को लगता है कि आपका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, तो जनरली वो रेफर कर देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जनरली अल्टीमेटली तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो भला दिखना चाहते हैं। गवर्नमेंट तो ये चाहती है ना कि हमारा एम्प्लॉय सेफ रहे। तो यदि हमारे पास उस चीज़ का क्योर नहीं है, तो यदि आपको चीज़ बाहर मिल रही है तो आप बाहर से करा लो, बाद में उसको हम रिमर्स कर देंगे। तो एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट का ये है कि यदि उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसको बाहर से आप कर सकते हो। ओके। अगर आपके वर्किंग कल्चर की बात करें, आपके ऑफिस कल्चर की बात करें, तो वो कैसा ऑफिस कल्चर? आपके वर्किंग आवर फिक्स हैं या फिर कभी भी कॉल आ सकता है आपको, रात में भी दिन में भी? कैसे पूरा वर्क कल्चर होता है? जैसे अभी क्या है कि कुछ दिन पहले ऑफिस मेमोरेंडम निकला है कि आपको अब बायोमेट्रिक्स अब ऑफिस में इनेबल हो गया है, जो एक बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि आपको टाइम से, क्योंकि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। आप यदि आप जॉब कर रहे हो तो एक मतलब उसको सरकारी जॉब जैसे पहले होती थी वैसे समझ के ना करो, आप एक पर्टिकुलर वे में करो। तो जनरली जो ऑफिस आवर्स जो है अपने 9:15 से 6 बजे तक फिक्स है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि एडिशनल रुकना है तो आप काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली मैंने ये देखा है कि आपका काम उतने में समाप्त हो जाता है। पर कुछ स्पेशल केस आ गया तो आपको जाना चाहिए, जाना पड़ता है क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि कोई भी काम आ गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आपको साल में इतनी छुट्टी मिलती है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फिर आप इग्नोर कर सकते हो कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा काम ही तो हमारा ही काम है, हमको ही करना है। तो उसके लिए एक अच्छी बात है कि आपको मतलब जाना चाहिए और जाते हैं लोग बिल्कुल जाते हैं। इसमें लीव्स का कैसे है, हॉलीडेज का? हॉलीडेज का वही आपका 5 डे का जो है ऑफिस वर्क है, आपका सैटरडे संडे ऑफ है, जो गजेटेड हॉलीडेज हैं वो हैं, और आपको 8 CL मिलती है एज पर CSS रूल, 2 RS मिलते हैं और आपके 30 अन लीव हैं। ओके।
अगर मैं आपको बिल्कुल ऐसे रियल पूछना चाहूँ कि आपने जॉब ज्वाइन करा तब से अब तक बिल्कुल सेटिस्फेक्शन आपको है, या फिर क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो ऑफ डिपार्टमेंट में है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन जब मेरे उनसे बात होती है तो बोलते हैं कि यार मुझे मतलब एक्साइज में है तो बोलते हैं मुझे इनकम टैक्स में जाना चाहिए था, जो इनकम टैक्स में बोलते हैं यार मुझे ईडी में ले लेता तो बहुत सही रहता। आपको भी ऐसा लगता है, भी फील होता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि जैसे मैं होम स्टेट में हूँ, तो जैसे कि होम स्टेट में इनकम टैक्स और जो CGS GST है वो दोनों होम स्टेट की, क्योंकि इसमें ट्रांसफर्स बंद हैं, ट्रांसफर्स नहीं होते हैं आपके, मतलब एक जोन से दूसरे जोन नहीं भेजते हैं आपको। तो उस बेस पे तो मुझे ऐसा कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ कि मैं कभी मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करूँ। मुझे ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप जैसे आप आएंगे, कभी कोई आता है तो डिपार्टमेंट में आने के बाद भी अपने पास इतने सारे ऑप्शन हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, जो ऑन डेपुटेशन वैकेंसीज निकलती हैं, ऑन लोन बेसिस निकलती हैं, लोग जाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको चाहो तो इसी में, आपको चाहो तो यदि आपके पास टैलेंट है, आपने कुछ अच्छा किया, डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है, तो आप बाहर भी जाके काम कर सकते हो। तो ऐसा तो मुझे तो सेटिस्फेक्शन है इस जॉब में कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी हर एक के जो जॉब पर्टिकुलर फिक्स की गई है उसका सबका अलग अलग काम है। क्या रहता है कि ऐसे जो हमारे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो वेरियस डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग काम है। जैसे कि इनकम टैक्स का काम है डायरेक्ट टैक्स देखना, मेरा काम है इनडायरेक्ट टैक्स देखना। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इसमें कितने सारे एस्पेक्ट हैं। मुझे कंपनीज में वर्किंग देखनी पड़ती है, लोग कैसे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे मेरा डिपार्टमेंट है वो एक बहुत ही सेटिस्फाई किया मुझे उसने, मतलब कि बहुत अच्छा काम है और मैं गवर्नमेंट में मतलब रेवेन्यू दे रहा हूँ, अर्न मतलब लोगों से मतलब GST कलेक्ट करके, तो और वो GST जो है बाद में जो है मतलब बाकी लोगों के लिए काम आ रहा है, तो एक मतलब बहुत ही एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। ओके जैसे इसमें ना क्या क्या काम करने पड़ते हैं, जैसे आपके साथ ही डिपार्टमेंट में एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं तो कोई तो कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या क्या ऐसे काम क्या होते हैं? जैसे कोई तो रेंज का काम हो गया, जैसे रेड का काम हो गया, कोई ऑफिस डेस्क का काम कर रहा है, ऑडिट का काम कर रहा है, तो क्या क्या काम करने पड़ते हैं? बिल्कुल, जैसे अकॉर्डिंग जैसे हम देखें कि जो GST में है बहुत सारे फॉर्मेशन बने हुए हैं। हमारे यहाँ क्या है कि कस्टम का कमिश्नरेट भी है, अपील्स कमिश्नरेट है, जो नॉर्मल CGST कमिश्नरेट होता है, ऐसे ऑडिट कमिश्नरेट है। तो इन सब का काम मतलब जो है तो GST का ही, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव पे है। जैसे कस्टम्स तो एक अलग ही है, कस्टम्स में ड्यूटी जो जैसे लैंड कस्टम्स होता है, जैसे एयरपोर्ट हो गए, ICDs हो गए, तो वहाँ पर जो जॉब होती है तो वहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी देखनी है। पर जनरली आप जैसे अपील्स में हो तो कोई किसी ने ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर के पास में भी कोई जो टैक्स पेयर है अपना, यदि उसको सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑर्डर से तो वो आप फर्दर अपील कर सकता है, तो वो अपील में डील होता है। अपील उसको देखता है, फर्दर अपील से उसका फैसला होता है। फिर हमारा जैसे ऑडिट देख लें, ऑडिट में क्या होता है कि जो उसने रिटर्न्स जो फाइल किए उस रिटर्न्स की प्रॉपर स्क्रूटनी करना होता है हमको कि भाई उसने सही से किए कि नहीं किए, उसके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे उससे मैच हुआ कि नहीं हुआ, फिर और बाकी अदर जो डिपार्टमेंट्स उससे उसने कंप्लाई किया नहीं किया, तो ये सब हमको उससे चीज़ें देखनी पड़ती है। इसमें प्रमोशंस और ट्रांसफर का कैसे क्या रहता है? प्रमोशंस का जो भोपाल जोन में है तो एक अच्छा है कि मतलब यहाँ पर ट्रांसफर थोड़े से फास्ट है। जैसे कि दो जो मेरे सीनियर्स हैं जो 2014 बैच के हैं, जिन्होंने 2016 में डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, उनमें से लगभग 95% लोग प्रमोट हो चुके हैं। तो ये देखें कि मतलब 5 से 6 साल का जो एवरेज है वो मतलब प्रमोट हो रहा है, मतलब 6-7 साल में प्रमोट हो जाते हैं सुपरिटेंडेंट, एज अ सुपरिटेंडेंट। फिर उसके बाद फर्दर आपका AC, फिर उसके बाद आपकी फर्दर जब IR कैडर लग जाता है हमारा, और उसके बाद आपका DC JC ऐसे बनते जाते हैं। और जैसे ट्रांसफर का अगर आपको इस इंदौर से कहीं और ट्रांसफर लेना हो तो कैसे मिलता है, वो प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल, जैसे जनरली क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफ़र की प्रोसेस है उसमें ये है कि हर साल हमारी AGT की लिस्ट निकलती है, आप उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन ला सकते हो। यदि हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, यदि उनको लगता है कि इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए तो बिल्कुल इसका ट्रांसफ़र होता है, और कंसिडर भी करते हैं उन लोग कि इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। चलिए लगभग हमने सारी बातें कर ही ली है ना, आपके एक्सपीरियंस को जान लिया, स्ट्रेटजी पर हमने नॉर्मल बात कर ली, कैसे क्या बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। एक लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि एस्पिरेंट जब तैयारी करता है, SSC CGL का हो गया, फिर वनडे एग्जाम कोई भी तैयारी कर रहा है, तो मेन क्या चैलेंजेस वो फेस करता है, फिर आपने कुछ ऐसे मेन चैलेंजेस फेस करे हो जो जनरली बच्चे करते हैं? जैसे एक तो डिमोटिवेट हो गया, अकेला फील करना, और एक तो एग्जाम डिले होता है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और लोग ताने मारते हैं, ऐसी कुछ जनरल चीज़ें। तो आपने भी अपनी जर्नी में ऐसे चैलेंजेस फेस करे, कैसे उनको टैकल करा, और जो बच्चे करते हैं बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं उनको कैसे मोटिवेट करोगे? जनरली इसका मैंने आपको पहले बताया, जैसे एक टारगेट आपका फिक्स है, आपको लगता है कि ऐसे एग्जाम डिले हो गया, या हो सकता है कि मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ, अगले साल वाले के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या है कि कुछ अपने फ्रेंड सर्कल आप एक फिक्स रखो जिससे आप चीज़ें शेयर कर सको। साथ साथ अपनी फैमिली से बात करते रहो। आप फैमिली से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव होती है, आपको हर जगह पर सपोर्ट करती है।
आपको फैमिली से बात करने से आपका मन बहुत हल्का होगा। ठीक, साथ ही साथ आपके यदि आसपास कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी पोस्ट पे है, उससे बातचीत करते रहो। उससे क्या रहता है कि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा और आपको एक सही राह दिखाएगा कि नहीं आपका होगा, क्योंकि आपने मेहनत यदि अच्छे ईमानदारी से करी है तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आपका अल्टीमेटली हो ही जाएगा। बस पेशेंस की जरूरत है, तो वो पेशेंस लूज नहीं करना है। आपको हमेशा जो बुल्स आई है ना, आपको देख के रखनी है कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है। उसमें प्रोसेस कितनी लग रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है किसी का 2 साल में होता है, किसी का 6 महीने में हो जाता है, किसी का 3 साल में होता है, पर होता अल्टीमेटली सबका है। लेकिन होता भी उसी का अल्टीमेटली है जो उसने अपनी ईमानदारी से मेहनत करी है। तो मोटिवेशन का एक वही जरिया है कि आपने जो सोचा है आप उस पर बने रहो और अपने मतलब आसपास लोगों से बात करते रहो। और हो सके तो जैसे वीकली आप पढ़ रहे हो ना, तो वीक में किसी एक दिन आप ऑफ लो आप पढ़ने से, ताकि आप उस दिन ना मतलब बाहर दुनिया से भी जुड़ो। ऐसे नहीं कि आप पूरा बाहर दुनिया से कट ऑफ हो गए, आपको बाहर दुनिया से भी जुड़ना है। देश में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, आसपास हमारे क्या हो रहा है, लोगों से मिलना है, अपने रिलेटिव से मिलना है। इस सब से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। चलिए लास्ट में आखिरी में जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी जर्नी से मोटिवेशन ले रहे हैं, पहले भी हमने एक इंटरव्यू आपके साथ करा था, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बच्चों को मिला। तो लास्ट में क्या बोलोगे सभी बच्चों को जो या तो 2024 का भी मेंस लिखेंगे या प्रीलिम्स अभी देंगे, या फिर 2025 वाले जो बच्चे फ्रेशर देख रहे हैं, लास्ट में क्या मैसेज क्या संदेश है आपके इंटरव्यू? 2024 वाले को तो मैं यही कहूँगा कि प्री अब पास आ ही गए, तो प्री में जनरली हमको ऐसे कोई मॉक नहीं देना है, सारे मॉक रेलेवेंट देने हैं। ऐसा कोई इरेलेवेंट मॉक नहीं देना जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो, क्योंकि एग्जाम एसएससी का कुछ भी नहीं, बस आपका कॉन्फिडेंस है। यदि आपने कॉन्फिडेंस मेंटेन है, आपने जो तैयारी करी है, आपको उसको भरोसा है, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। फिर आपको टाइम मिलेगा मेंस के लिए, उस मेंस में भी आपको जितने आपने प्री के लिए तैयारी करी उसी ईमानदारी से या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ईमानदारी से आपको वर्क करना है। तो उसके लिए आपको जो आपने सेम स्ट्रेटजी रखी थी उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना है आपको, बस, क्योंकि आपने चीज़ें वही हैं, मैथ्स तो वही रहेगी जो प्री में आएगी वही मेंस में आएगी, बस क्वेश्चंस का क्वांटम बढ़ जाता है। तो उस क्वांटम के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना है हमको तैयारी के लिए। और 2025 वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो अभी जो तैयारी चालू कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप यदि कोई व्यक्ति जो है अपने फाइनल ईयर में है, तो उसके लिए मैंने जो वही बताया कि पहले आप चीज़ों को जान लो। और जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाओ या किसी में जाओ, सारी जॉब अच्छी होते हैं। मतलब अल्टीमेटली हमारा ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है, पर और भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के साधन है। जैसे हमारे पीएम ने कहा कि हमारे पास और भी एम्प्लॉयमेंट के साधन है, प्राइवेट सेक्टर हमारे तब बूम हो रहा है, तो वो भी एक हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्क करने के लिए। तो आप चाहें तो मतलब हर अपने आप को कंपेयर कर लें कि मुझे कहाँ बेटर फील होगा और मैं क्या करना चाहता हूँ। गोल सेट करना बहुत जरूरी है। चलिए थैंक यू सो मच शिवम भाई, thank you. एक बार फिर से बात करके काफी अच्छा लगा आपसे। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस इंटरव्यू से। बहुत सारी डिटेल में हमने डिस्कशन करा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे एक एक्साइज इंस्पेक्टर का वर्क कल्चर होता है, कैसे एक्साइज इंस्पेक्टर काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको चीज़ें मिलती हैं आपके लाइफ को बेटर करने के लिए। और हमने स्ट्रेटजी पर बहुत सारी बातें करी। शिवम भाई हमारे छोटे भाई की तरह है, अगर आगे भी हमें मौका मिला, आगे भी हम ऐसे बैठे बातचीत करी तो आपके साथ एक और वीडियो या फिर कुछ शॉर्ट्स में आपको कुछ समझा पाए, कुछ और चीज़ें बता पाएँ एसएससी सीजीएल की जर्नी से जुड़ी हुई, जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगी। अगर एसएससी फैक्ट्री चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े, वहाँ भी जुड़ जाएं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फ्री मटेरियल्स और जो हेल्पफुल चीज़ें आपकी जर्नी में होती हैं, नोट्स हो गए टॉपर्स के या फिर आपकी कोई PDF हो गई, वो हम शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ आप प्लीज़ जाके जुड़ जाइए।